हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज हमने प्रॉब्लम लेनी है इलस्ट्रेशन 6, 7, 8, 9 और इलस्ट्रेशन 32। सबसे पहले ये प्रॉब्लम, फिर बढ़ेंगे बेटा आगे क्वेश्चन करेंगे। आज का टारगेट है इलस्ट्रेशन 44 तक। ठीक है, मेरे को 34 to 44 तो कराने ही कराने हैं बेटा, बाकी इनकी प्रॉब्लम। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 में प्रॉब्लम बता दो सारे, कौन कौन से पार्ट मुझे प्रॉब्लम के तौर पे करने ये बता दो। सेकेंड, थर्ड, फटाफट बताओ बेटा सारे। 10th, अच्छा तेरा तो 20th में आ गया। 10th, 11th, 14, बस 18 बोला ना, और 20 और बस मैंने तो सोचा था बारात रख दोगे तो मेरे सामने। क्या पूछा तुमने? कुछ भी नहीं। लो जी बेटा, करंट रेशो मुझे देता है क्वेश्चन में 2:1 है, तो बेटा मैंने करंट एसेट को एज्यूम किया 2 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख, ऑटोमेटिकली ये रेशो 2:1 है। अभी बाबू सेकेंड पार्ट क्या कहता है, पढ़ो। सेकेंड पार्ट कहता है बी आर रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। बेटा कहता है बी आर मिल गए ट्रेड रिसीवेबल से। देखो ट्रेड रिसीवेबल में अपने आप में ही दो चीजें आती हैं, एक बी आर और एक बेटा डेटर। जब वो कहता है ट्रेड रिसीवेबल से बी आर मिल गए, दैट सिंपली मीन्स डेटर से बी आर मिल गए। और अगर डेटर से आपको बी आर मिले हैं तो बेटा डेटर कम हो जाएंगे अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। कुछ भी फिगर ले लो, चाहे 1000 ही मान लो मैं, डेटर कम हो जाएंगे और क्योंकि बी आर मिले हैं तो बेटा बी आर बढ़ जाएंगे, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना बेटा। थर्ड पार्ट बाबू क्या बोलता है, बी आर एंडोर्स टू द ट्रेड पेएबल। लो प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना, बी आर एंडोर्स कर दिया आपने ट्रेड पेएबल को। बाबू मेरी तरफ देखो, मैं थोड़ा क्लैरिटी दे दूं आपको। मैंने किसी इंसान के ऊपर बी आर लिखा, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर दिया, मैंने एसेट बनाई बी आर, ठीक है ना। मैं ऐसी तो एंट्री करता था बी आर डेबिट टू डेटर, डेटर को बुक से खत्म कर लेता था, बी आर को एसेट बना लेता था। मान लो ये बेटा बी आर 5,000 रुपये का, ठीक है, और मैंने किसी क्रेडिटर के 5,000 देने हैं, तो मैंने क्या करा, उसको कैश ना देकर मैंने बी आर दे दिया। मैंने कहा तू बी से पैसे ले लियो, ठीक है ना। तो मैंने बी आर एंडोर्स कर दिया इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर। अगर मैंने क्रेडिटर को बी आर दे दिया तो बेटा एक तो बी आर खत्म हो गया मेरी बुक से, दूसरी बात मैंने क्रेडिटर को अपनी बुक्स में कम कर लिया होगा कि ये खत्म हो गए, अपने आप पैसे ले लेंगे बी से। तो यानी कि बेटा करंट एसेट्स भी कम। करंट एसेट्स क्यों कम हो गई? बी आर के नाम की कम हो गई। मैंने फिगर मान ली 50,000, ठीक है ना बेटा। और बाबू क्रेडिटर भी कम, क्योंकि बेटा क्रेडिटर को अगर मैंने बी आर दे दिया, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ पेमेंट कर दी, अपने आप देखेगा वो, ठीक है ना जी। तो बेटा ये रेशो आएगी 3:1, दैट सिंपली मीन्स इंक्रीज। ठीक है जी, ओके बात। 10th बाबू 10th बोलता है सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस ऑन क्रेडिट। लो जी, इन्वेंट्री बेची लॉस पर और वो भी उधार। बेटा यानी कि मैं ऐसा मान लूं मैंने 5,000 की इन्वेंट्री 4,000 में बेच दी, नुकसान हो रहा है 5,000 की चीज 4,000 बेचने में, और कहता है उधार पर बेची। जब मैंने 5,000 की चीज 4,000 में बेची तो 5,000 का स्टॉक चला गया होगा बेटा, ठीक है ना। लेकिन जब बेटा मैंने उधार पर बेची, उसने बोला कि आपने उधार पर बेची, तो बेटा मेरे पास जो डेटर आए वो सिर्फ 4,000 के आए और 1,000 का लॉस आया। लॉस का करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं होता। शेयर होल्डर फंड होता तो पक्का रिकॉर्ड करता बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, यहाँ थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा बेटा। क्लियर बात। तो यानी कि बेटा रेशो विल रिड्यूस। किसकी प्रॉब्लम थी? 10th पार्ट, समझ आए? चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11th पार्ट की। 11th पार्ट क्या कहता है, रीड करता हूं एक बार बाबू। 11th पार्ट कहता है मेरे को परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज फॉर कैश। ये किसने पूछा? इसकी तो जरूरत ही नहीं थी यार। परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, मैंने इन्वेंट्री खरीदी, स्टॉक बढ़ गया, फॉर कैश नगद खरीदी, कैश चला गया। ये लो, ये इन्वेंट्रीज बढ़ गई और ये कैश चला गया, दैट मीन्स नो चेंज। ठीक है ना जी। चलो ये बेटा 14th पार्ट है मेरे पास, 2 लाख अपॉन 1 लाख गिवन है मेरे को। लो जी 14th पार्ट क्या कहता है,
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। बेटा फिक्स्ड एसेट्स बेची, वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर, यानी कि बेटा फिक्स्ड एसेट्स बेचने से क्या आया मेरे पास, कोई और नॉन करंट एसेट्स आ गई। तो बेटा नॉन करंट एसेट्स का यहाँ पे कुछ करना ही नहीं मेरे को, फिक्स्ड एसेट्स का भी कुछ नहीं करना, दैट मीन्स नो चेंज। ठीक है ना, चलो। अच्छा अगर ऐसे कह देता फिक्स्ड एसेट्स बेची, जैसे इसलिए पिछले पार्ट में कहा है 13 पार्ट में कि 2 महीने के उधार पर, तो बेटा डेटर बढ़ जाते। शॉर्ट टर्म है ना बेटा, 2 महीने के उधार पर बेची तो डेटर बढ़ जाते। लेकिन कहता है आपने फिक्स्ड एसेट्स बेची भी, लेकिन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट में बेची, बेटा पता नहीं अब कब आएगा पैसा, ये तो बेटा मेरी नॉन करंट एसेट्स आएगा जब आएगा, तो नॉन करंट एसेट का मैं कुछ करूंगा ही नहीं करंट एसेट्स में। ठीक है ना, ठीक है ना वंशिका, फिर से हो नहीं रहे थे क्वेश्चन, क्या मुश्किल है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। हेलो जी बेटा 18th पार्ट क्या कहता है, 18th पार्ट परचेज, नहीं 18 तो मैंने कर दिया क्या शायद, अच्छा इसमें परचेज है बस। बाबू अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, फिक्स्ड एसेट्स आ गई होगी तो कहाँ रिकॉर्ड करूँ, करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी, नहीं फिक्स्ड एसेट्स तो कहीं भी नहीं जाती। बेटा दूसरी बात क्या आया होगा, क्रेडिटर नहीं आया आपके पास, क्रेडिटर तो वो होते हैं जिनकी पेमेंट 12 महीने में करनी है। बाबू ये तो कहता है लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे करी थी, यानी कि बेटा एक नॉन करंट लाइबिलिटी अराइज हो गई। अब नॉन करंट लाइबिलिटी भी कहीं नहीं जानी बेटा, मैं तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो 14 में और 18 में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स बेची है ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, यहाँ खरीदी है लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। ठीक है ना बाबू, अब बात करते हैं 20th की, हैं सेकंड ऐसा ही है, बीपी गिवन टू द ट्रेड पेबल, तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, बीपी बढ़ जाएगा बेटा, यानी कि नो चेंज। बस इलस्ट्रेशन 7 में प्रॉब्लम लिखवाओ जी फटाफट। है बाबू, सेकंड, फर्स्ट, बस। अरे क्या बात कर रहे हो, इसमें तगड़ा तगड़े पार्ट है, मैं पूछूं क्या फिर, 7th, 4th भी, 4th, 7th और 5th प्लानिंग कर लेते तो सारा पूछ लेते, तुमसे प्लानिंग नहीं हुई। चलो बेटा मैं बताता हूँ एक बार जल्दी जल्दी जो भी है। करंट रेशो मुझे गिवन है 2.5:1, यानी कि बेटा मैंने मान लिया 2.5 लाख और 1 लाख, इससे 2.5:1 ही आएगा। बेटा पहला पार्ट कहता है इंक्लूडेड है ना ट्रेड पेएबल वाज अ बिल पेएबल विच वाज मेट ऑन मैच्योरिटी। कहता है ट्रेड पेएबल में एक बीपी है, ट्रेड पेएबल में 2 ही तो चीजें आती हैं बेटा, एक क्रेडिटर और एक बीपी। कहता है ट्रेड पेएबल में एक बीपी था, बिल पेएबल था, जो आपने क्या करा, मेट कर दिया ऑन मैच्योरिटी, यानी कि पेमेंट कर दी। बाबू देखो अगर मैंने एक बीपी की पेमेंट कर दी तो बिल्स पेएबल कम हो गए, यानी कि मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। ठीक है ना, और बेटा दूसरी बात जब मैंने पेमेंट कर दी तो कैश भी तो चला गया मेरे पास से, ये रेशो बढ़कर कितनी हो गई, 4:1 हो गई, दैट सिंपली मीन्स इंक्रीज। क्या अन्य की प्रॉब्लम थी? चलो जी सेकेंड वन, ये दिया कि है ना प्रॉब्लम। चलो कहता है ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड डेटर ऑफ 40,000 विच वर रिसीव्ड। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कोई अंतर नहीं है बेटा। कहता है ट्रेड रिसीवेबल में एक डेटर है 40,000 का, जिसके पैसे मिल गए आपको। देख बेटा अगर मुझे पैसे मिल गए, कैश आया, कैश इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, और बेटा मेरे पास बिल्स कम भी तो हो गए, बिल चले भी तो गए, सॉरी डेटर चले गए, डेटर कम हो गए ना। ठीक है ना, डेटर ने पेमेंट कर दी, कैश आ गया, डेटर चले गए, दैट सिंपली मीन्स नो चेंज। बेटा पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3 समझ में आया? फर्नीचर खरीदा और शेयर इशू कर दिए। मेरी तरफ देखना, मेरे बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा और शेयर इशू कर दिए किसी को, मैंने एंट्री करी होगी। बेटा देखो मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है, कुछ ना समझ आए पहले जर्नल एंट्री सोच लो। जब आपने फर्नीचर खरीदा, एसेट, जब भी बिजनेस में एसेट्स आती है हमेशा डेबिट होती है, तो आपने क्या की होगी एंट्री, फर्नीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब शेयर इशू करे तो बेटा शेयर को क्या करा, क्रेडिट कर दिया आपने। तो बाबू फर्नीचर इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में लेना देना, और इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड या इक्विटी, तो इसका क्या लेना देना यहाँ पर, कुछ नहीं। पार्ट नंबर 4 रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर।
बेटा कहता है डिबेंचर की रीपेमेंट कर दी, रिडेम्पशन सिंपली मींस रीपेमेंट। जब मैंने रिडेम्पशन कर दिया, डिबेंचर का रीपेमेंट कर दी, कैश गया होगा, कैश गया होगा। लो बेटा कैश को कर दिया माइनस। दूसरी बात बेटा जब डिबेंचर की रिडेम्पशन होनी है तो लास्ट ईयर मैंने उसको शो करा होगा करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी। याद करो पहली बात लिखवाई हुई है करंट मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर की, अगले 12 महीने में पेमेंट करने वाला हूं, ठीक है ना। तो बेटा लास्ट ईयर कहां शो कर रखा होगा, उसको करंट लायबिलिटी में शो कर रखा होगा। तो बेटा करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, रेशो 4:1 हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना जी, ठीक है। फिफ्थ पार्ट कहता है परचेज ऑफ गुड्स फॉर 20,000 अगेंस्ट चेक। ये क्या है, ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। बेटा गुड्स खरीदे चेक से, गुड्स खरीदे स्टॉक बढ़ गया, कोई भी फिगर ले लो, ये लो स्टॉक बढ़ गया जी। और जब चेक से खरीदे तो बेटा बैंक बैलेंस कम हो गया, दोनों ही करंट एसेट है, स्टॉक और बैंक। क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नो चेंज। 7th वन, 6th वन समझ में आया, 6th करा देता हूं मैं। बेटा कहता है परचेस ऑफ लूज टूल्स फॉर 10,000 अगेंस्ट चेक। अरे तो फिफ्थ वन जैसा सेम हो गया, ठीक है ना। लूज टूल इज अ स्टॉक, स्टॉक आ गया होगा और बेटा चेक चला गया होगा। लूज टूल क्या होता है बेटा, होता तो करंट एसेट है, होता भी पार्ट इन्वेंट्री का है, लेकिन बेटा मैंने आपको समझाया था करंट एसेट्स में हमने दो चीजें एक्सक्लूड करनी है, ठीक है ना। एक तो बेटा लूज टूल स्टॉक एंड स्पेयर्स और दूसरा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो बेटा आप 6th पार्ट में क्या किया होगा आपने, कहता है आपने लूज टूल्स खरीदे अगेंस्ट चेक। खरीदने से भी करंट एसेट बढ़ाना ना, क्योंकि ये करंट एसेट का पार्ट नहीं होता इस पूरे चैप्टर में। सिर्फ चेक चला गया आपके पास से, बस मैं ये बोल सकता हूं चेक गया मतलब बैंक बैलेंस चला गया, तो बेटा रेशो रिड्यूस होकर आ जाएगी 2.4:1, ठीक है ना। ये हो जाएगी रिड्यूस। बंचेगा, समझ आया। हाँ में हाँ तूने बहुत जल्दी मिलाई थी। चलो जी सारे हाँ में हाँ मिलाने के लिए बैठे हैं। लो जी ये खैर बहुत बढ़िया है। 7th पार्ट किसी ने किया है क्या, किसी, अच्छा तूने किया है। BR of 5,000 endorsed to a creditor is dishonor। लो प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना, बहुत आराम से समझना, मजेदार बात है। बेटा मैंने एक BR लिखा किसी मिस्टर बी पर, मैं कौन हूं, मिस्टर ए, ठीक है। मैंने उधार पे सामान बेचा था, मुझे डाउट है वो पैसे नहीं देगा, मैंने BR लिखा, उसने साइन करके मुझे दे दिया। मैंने एंट्री की होगी BR अकाउंट डेबिट टू डेटर, कि डेटर बुक से खत्म हो गए, अब मेरे पास BR आ चुके हैं। मैंने देने थे किसी क्रेडिटर के पैसे, लेट सपोज ये BR भी 5,000 का है, मैंने देने भी 5,000 थे। मैंने ये BR उस क्रेडिटर के फेवर में एंडोर्स किया। जब मैंने बेटा उसको दिया तो मैंने एंट्री क्या करी, पहले ये सोचो। मैंने क्रेडिटर को दिया, क्रेडिटर भी बुक से कम करे, और BR मेरे पास से चला गया, BR भी कम करे। एसेट हमेशा डेबिट होती है, जब कम करनी हो तो क्रेडिट कर दो। बेटा लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, जब कम करनी हो तो डेबिट कर दो। मैंने एंट्री करी क्रेडिटर टू BR, कि क्रेडिटर को मैंने BR दे दिया, BR मेरी बुक से कम हो गया और क्रेडिटर भी कम हो गए। और बेटा अपॉन मैच्योरिटी क्या हुआ, जब ये क्रेडिटर B से पैसे लेने गया तो B ने पैसे देने से डिनाई कर दिया, मना कर दिया। और जब इसने पैसे देने से मना कर दिया, मैंने अपनी बुक्स में एंट्री क्या करी, सर वो क्रेडिटर तो मुझसे ही पैसे मांगेगा ना, और बेटा मैं B से पैसे मांगूंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। मैंने एंट्री क्या की होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कि डेटर दोबारा से खड़े हो गए और बेटा क्रेडिटर की पेमेंट दोबारा से करनी है, ठीक है ना। एसेट बना ली जिसका नाम है डेटर, और बेटा लायबिलिटी दोबारा बना ली जिसका नाम है क्रेडिटर। तो मैंने एंट्री करी होगी बेटा डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो बेटा डेटर भी बढ़ेंगे और क्रेडिटर भी बढ़ेंगे, ठीक है ना जी। बस फिगर ऐसी एज्यूम करना आसान रहे, 50-50 हज़ार एज्यूम कर लो, बिल्कुल ठीक रहेगा। लो जी रेशो आ जाएगी बेटा 2:1, दैट मीन्स रिड्यूस। ये बढ़िया पॉइंट था, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 प्रॉब्लम आपकी बताइए, लिखवा दो बस फटाफट बेटा, टाइम नहीं है इतना। यार किसी की प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं बोर्ड पे कराऊंगा, फिर अच्छा लगेगा। अभी करते हैं बात, बस फर्स्ट पार्ट पूछना है तेरे को, और वो भी देख
जब 1:1 गिवन है तेरे को सेकेंड पार्ट में, तो बाबू करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों बराबर है ना, यानी कि 1 लाख एज्यूम कर ले, कर लिया। कहता है रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की रीपेमेंट कर दी। करंट लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी पे करने से करंट लायबिलिटी कम, और बेटा जब पे करी है तो कैश भी कम, और ये हमेशा ही बराबर रहेगी। आपको सही बात बता रहा हूं, जब ये 1:1 होता है ना, इफेक्ट ना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते आप। सर देखो ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉब्लम ना हो, मैं निकालूंगा तो मैं बहुत परेशान करूंगा, या तो प्रॉब्लम आपकी हो या मेरी हो। 10th और 10th से पहले तो आखिरी है, 9th और 7th, बस 5th अब आ गई। 5th 7th 9th और 10th। लो जी बेटा, मैं ना फर्स्ट पार्ट में करके दिखा देता हूं, जब 2:1 है। सबसे आसान वहां पर रिकॉग्नाइज करना है। ट्रीटमेंट तो हर एक जगह सेम ही है ना, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो बेसिकली ट्रीटमेंट जानना है। लो बेटा, जब इसने कहा कि 2:1 है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में रेशो, तो बेटा मैं तब कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। आपने पूछा मुझसे 5th पार्ट है ना माधव, चलो 5th पार्ट क्या कहता है, सेल ऑफ गुड्स फॉर 2 लाख कॉस्टिंग ₹220। कह रहा है 2,20,000 रुपए के गुड्स आपने 2 लाख में बेच दिए, ऐसे ही बोला इसने। बाबू देख, जब मैंने 2,20,000 रुपए के गुड्स 2 लाख में बेच दिए, तो पहली बात तो 2 लाख आए, कैश आया 2 लाख, और 2,20,000 रुपए के गुड्स चले गए, ठीक है ना। ये रह गया स्टॉक, यही हुआ ना, रेशो रिड्यूस हो गई। 1,80,000 अपॉन 1 लाख आया 1.8:1, रेशो विल रिड्यूस। 7th पार्ट सक्षम, सक्षम कहता है बी आर एंडोर्स टू द क्रेडिटर। क्या फर्क पड़ता है, कहता है आपने बी आर दे दिया क्रेडिटर को, अभी करा मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में, जब मैंने बी आर दिया क्रेडिटर को, बी आर कम हो गए, क्रेडिटर भी तो कम हो गए, रेशो हो गई 3:1, दैट मीन्स इंक्रीज। 9th पार्ट अंकित, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेएबल। क्या फर्क पड़ता है, इतना सिंपल बात, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल की पेमेंट कर दी। डिविडेंड पेएबल इज अ करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। जब आपने पेमेंट करी तो बेटा क्या हुआ होगा, क्रेडिट सॉरी अदर करंट लायबिलिटी मेरी कम होगी, और कहता है पेमेंट करी, पेमेंट करने से कैश भी कम हो गया होगा, तो बेटा ये रेशो आ गई होगी 3:1, दैट मीन्स इंक्रीज। और ये रहा 10th पार्ट, किसने पूछा था, अच्छा आपने, बीपी एक्सेप्टेड फॉर 1 मंथ। बेटा देख, कहता है आपने बीपी एक्सेप्ट कर लिया 1 मंथ के लिए। बाबू मैंने किसी की पेमेंट लेनी थी, किसी, ठीक है ना, मैं किसी के लिए क्रेडिटर था, ठीक है ना। अब ये सोच कर देख कि उसने कहा कि मैं तेरे ऊपर बिल लिख रहा हूं, कि मुझे विश्वास नहीं है कि तू पैसे नहीं देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई लिख दे बिल, मैं साइन कर दूंगा। कहता है आपने बीपी एक्सेप्ट कर दिया, तो बेटा क्रेडिटर आपकी बुक से कम हो गए होंगे, और बेटा बिल्स पेबल एक नई लायबिलिटी खड़ी हो गई होगी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 9 प्रॉब्लम बताइए। इसमें 8th और 14th टिक है, 9th और लास्ट, 8th 9th और लास्ट हो गया, और बताओ 7th, बस चलो। अच्छा कुछ है तो है नहीं यार, ये तुम क्या है यार, झंडू बाम बाम प्रॉब्लम लेकर आ गए हो, बहुत मुश्किल। अब ये जितने घर गए हैं ना उनके लिए बहुत मुश्किल, और जो आए नहीं बेटा उनके लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल, करा थोड़ी होगा उन्होंने होमवर्क। बाबू 7th पार्ट कहता है बी आर ड्रॉन ऑन ट्रेड रिसीव। अच्छा सॉरी यार, ये तो पहली बात तो ये रेशो क्विक रेशो दे रखी है, और दूसरी बात बेटा ये 1.4:1 पहला पार्ट दे रखा है। मैं पहले से ही कर देता हूँ, बाकी जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना, ठीक है जी। जब 1.4:1 दे रखा है तो बेटा 1.4 1,40,000 और 1 लाख मैंने मान लिया, इससे 1.4:1 ही आएगा। 7th पार्ट कहता है बी आर ड्रॉन ऑन ट्रेड रिसीवेबल फॉर 3 मंथ। बी आर ड्रॉ करा आपने ट्रेड रिसीवेबल पर, भाई मैंने एक डेटर से पैसे लेने थे, उसके ऊपर बिल लिख दिया, तो क्या हुआ, कितनी सिंपल बात बाबू, डेटर कम हो गए होंगे और बी आर आ गया होगा, खत्म, ये ले, कोई भी चेंज नहीं हुआ,
ठीक है ना, बी आर लिख दिया डेटर के ऊपर, डेटर खत्म, बी आर आ गया, एंट्री करी होगी बी आर डेबिट टू डेटर, डेटर गए बी आर आ गया, ठीक है ना। 8-1 बी आर एंडोर्स इन फेवर ऑफ ट्रेड पेबल। अरे भाई ये कितनी बार करूं, तीसरी बार कर रहा हूं रेगुलर, इसमें प्रॉब्लम लिखी हुई है नन्नी, समझ आ गया। 8th में, अरे क्या बात कर रही है, तेरी बुक में देखना, तूने अपनी बुक में प्रॉब्लम लिखी है, ऑब्वियस अपनी बुक के हिसाब से लिखी होगी। अब ऐसा थोड़ी उसकी बुक में पढ़ा, अच्छा प्रॉब्लम इधर मार्क कर दी, पढ़ा तो अपनी बुक में होगा ना तूने। बी आर एंडोर्स इन फेवर ऑफ ट्रेड पेबल, बेटा बी आर भी कम हो गए होंगे और ट्रेड पेबल भी कम हो गए होंगे। अब मुझे नहीं पता आप कैलकुलेशन कैसे सोचते हो, चलो अच्छा दोनों को कम कर रहे हैं, ऊपर नीचे फिगर क्या मानूं, पॉइंट में ना जाए, 40,000 मानूंगा तब भी पॉइंट में जाएगा। मैंने पहले ही कहा था जब मैं करूंगा कोई फिगर पॉइंट में नहीं जाएगी, मुझे आपका पता नहीं करने का तरीका क्या करते हो तो, ठीक है ना। मान लो 40,000 ले रहे से पॉइंट में रायता फैला दे। चलो जी आगे बढ़ना बेटा, बताओ जी 7th हो गया, 8th हो गया, किसी ने मुझसे 9th भी कहा था, अभी तूने कहा था ना अन्या। चल बेटा बाबू 9th पढ़ना, कहता है बी आर डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी। क्या फर्क पड़ता है बाबू, जब इसने कुछ नहीं कहा और सिंपली इतना कहा कि बी आर डिसऑनर हो गए मैच्योरिटी पे, यानी कि बी आर मेरे खुद के पास था, मैंने किसी के ऊपर बिल लिखा और मैं इंतजार कर रहा हूं कि अपॉन मैच्योरिटी पैसा आएगा, और जब मैं बेटा मैच्योरिटी पे पैसा लेने गया तो उसने मुझे पैसा नहीं दिया, और अगर उसने पैसा नहीं दिया, बी आर डिसऑनर हो गया, तो क्या होगा, मैं उसके पैसे थोड़ी छोड़ दूंगा, मैं उसे दोबारा बुक में डेटर बना लूंगा, मैं एंट्री करूंगा डेटर टू बी आर, तो दोबारा से डेटर बन गया मेरी बुक में और बी आर खत्म हो गए। यानी कि बेटा डेटर बना लिया आपने तो बेटा करंट एसेट्स ही बड़ी होगी, चाहे 1000 मान लो इसको तो, और बेटा बी आर खत्म हो गए होंगे, दैट सिंपली मीन्स नो चेंज, ठीक है ना। आगे बढ़े बेटा, इसके बाद लास्ट, बस लो जी 14th पार्ट बेटा, 14th मुझे कहता है शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। बेटा शेयर इशू एक्सपेंसेस पहले तो याद करा देता हूं किस जगह का पार्ट होते हैं, आप बताना, याद ही नहीं आने हैं, याद ही नहीं आने हैं पक्का। नॉन करंट एसेट्स कहां पर, अदर नॉन करंट एसेट्स, FNDLO, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में हमने दिखा था अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, एक ही एग्जांपल दिया था शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब बेटा अगर आपने उसको आज राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करना, यानी कि उसको SPL में लेकर आना, उसको आज आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले आए हो, अगर आज शेयर इशू एक्सपेंसेस को अमोर्टाइज करके, तो उससे क्या होगा, क्विक रेशो पे फर्क पड़ेगा। क्विक रेशो में क्या आती है, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स या करंट एसेट्स, करंट एसेट्स से क्या लेना देना बेटा, नॉन करंट एसेट्स का, और SPL में दिखा रहे हो तो उसका क्या लेना देना यार, करंट लायबिलिटी से और किसी चीज से, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक नॉन करंट एसेट्स थी वो कम होकर SPL में चली गई, भाई इसका मतलब ये है ना तो SPL का कोई लेना देना है लिक्विड एसेट्स या करंट लायबिलिटी से, ना नॉन करंट एसेट्स का। मतलब पता होना चाहिए, इसलिए मैंने मतलब समझा दिया आपको कि क्या मतलब है स्टेटमेंट का। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 32, आपका फेवरेट मेरा फेवरेट, ऐसे आने चाहिए पेपर में क्वेश्चन, कुछ तो लगे बच्चे को करा इसने। हाँ जी 10 लास्ट तो मैं बता ही रहा हूं, वो तो बिना कहे बता रहा हूं। और 4th और 7th है ना, 4th 7th और लास्ट में बता रहा हूं, बाकी बताइए बेटा। 4th 7th और लास्ट ये मैं बता रहा हूं बेटा, और बस हैं, 3rd भी बता दिया, और बता, ये तो पक्का मैं पूछ लेता, तू ना पूछती तो। 3rd 4th 7th और लास्ट, बस चलो तुम्हारी मर्जी भाई, मैं बताने के लिए खड़ा हुआ हूं, तुम पूछ के राजी नहीं। लो जी बेटा क्वेश्चन कहता है डेट इक्विटी रेशो 2:1, तो बेटा 2 लाख 1 लाख मान लो, 2 लाख 1 लाख मान लिया मैंने। कहता है बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर बाय अ कंपनी, बड़े काम की बात। लो प्यारे बच्चों सुनना,
कहता है कंपनी ने अपने शेयर बाय बैक कर लिए। पढ़ा है कभी ये टर्म ऐसे? कंपनीज एक्ट 1956 में एक सेक्शन होता था, सेक्शन 77A, ठीक है ना, वो बोलता था बाय बैक ऑफ शेयर। बता देता हूँ क्या मतलब होता है इसका। बाबू कई बार क्या होता है, खैर इस तो क्वेश्चन ने मुझे 2:1 दे रखी है, लेकिन मैं बताता हूँ कई बार क्या होता है, कंपनी की डेट इक्विटी रेशो बिगड़ जाती है। मान लो बेटा ये रेशो 2:3 हो गई, ठीक है ना, डेट तो लिए हुए हैं बेटा 2 लाख रुपए के, और ऑनर फंड बेटा जल्दबाजी में शेयर इशू करते चलेगा और 3 लाख के इशू कर दिए क्योंकि पैसे की जरूरत थी, लोन मिल नहीं रहा था, ठीक है। और बेटा रेशो बिगड़ कर हो गई 2:3, ठीक है ना, ऑनर फंड ज्यादा है बेटा और बोरोड फंड कम है, जबकि आइडियल रेशो इज 2:1 एंड कंपनी वांट्स टू मेंटेन इट्स एज अ आइडियल रेशो। और कंपनी चाहती है शेयर होल्डर फंड कम करना, यानी कि इक्विटी कम करना। कंपनी ने क्या करा, अपने शेयर ही खरीदे और फाड़ के फेंक दिए। अपने शेयर खरीदे, लोगों को पैसे दिए, मार्केट से अपने शेयर खरीद कर बेटा फाड़ कर फेंक दिए, यानी कि बेटा कुछ नहीं करा, कुल मिलाकर बैलेंस शीट में दोनों साइड कम कर दी। टी फॉर्म बैलेंस शीट बनाऊं तो बेटा कैश भी कम कर दिया और बेटा शेयर होल्डर फंड भी कम कर दिए। बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड को कम करना, इक्विटी शेयर को कम करना, ठीक है ना। और बेटा अगर इस क्वेश्चन ने कहा कि पहले रेशो 2:1 थी और आपने बाय बैक किया शेयर का, तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गई होगी, विच इज द पार्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है ना। तो ये रेशो बढ़कर क्या हो गई होगी बेटा 4:1 इंक्रीज, ठीक है ना दिया। और पक्का बता रहा हूं ये सबकी प्रॉब्लम होनी चाहिए, किसी को भी नहीं पता होगी ये टर्म, आप में से जिसने देख के किया करा, प्रॉब्लम कोई नहीं पूछता, लेकिन पता नहीं आपको ये कितना परेशान करेंगी फिर चीजें, फिर रटते रहना बैठकर। चलो रे बेटा पार्ट नंबर 4 पूछा था ना 3 के बाद, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। देख बेटा आपने डिबेंचर इशू करे फॉर कैश, डिबेंचर इशू करने से डेट बढ़ गया होगा मेरा, डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, तो डेट तो बढ़ गया होगा, और डेट बढ़ गया होगा, कैश चला गया होगा, सॉरी कैश आ गया होगा, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, कैश आ गया होगा, ठीक है ना बाबू। अब एक बात समझने की कोशिश करो, क्या आपने डिबेंचर इशू करे, ठीक है ना, कैश आया, लोन बढ़ गया एक आपका, बाबू कैश कहाँ जाएगा, कहीं पर भी, ना तो शेयर होल्डर फंड है ना कुछ, ठीक है ना, लेकिन डेट जरूर बढ़ गया, तो रेशो विल इंक्रीज, 2.5:1 आ रहा है, इंक्रीज हो गई, ठीक है। आगे बढ़ो, किसने पूछा था अब मेरे से 7th है ना, 7th है ना। चलो बेटा 7th में मेरे को बोलता है, मैं पूछ लूंगा एक आधा आपसे, मुझे ऐसा लगता है पूछना चाहिए मुझे। बेटा 7th में बोलता है मेरे को कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ और प्रेफरेंस शेयर। बेटा देखो पुरानी रेशो है 2:1, कहता है डिबेंचर कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर में। वैसे बता देता हूं, जनरली जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, लेकिन बेटा कई बार कंपनी क्या करती है, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर देती है। कन्वर्टेबल डिबेंचर में क्या होता है, अपॉन मैच्योरिटी डिबेंचर होल्डर के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि आओ या तो कैश ले जाओ अपना पैसा, मैंने आपको 20 लाख के डिबेंचर इशू करे मैं 20 साल के लिए, आज 20 साल पूरे हो रहे हैं और ये डिबेंचर कन्वर्टेबल थे, आओ और अपना पैसा या तो ले जाओ कैश, या इक्वलेंट अमाउंट के मैं इक्विटी शेयर आपको देता हूं या प्रेफरेंस शेयर देता हूं। ऐसे डिबेंचर को हम कन्वर्टेबल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसने बोला क्या, डिबेंचर कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में। अगर डिबेंचर कन्वर्ट हो गए तो डिबेंचर कम हो गए और क्या हो गया होगा बेटा, इक्विटी शेयर बढ़ गए होंगे। तो डिबेंचर कम हो गए होंगे बेटा, फिगर 1 लाख एज्यूम कर लो और इजी हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। और क्या होगा बेटा, इक्विटी शेयर बढ़ गए होंगे, चाहे प्रेफरेंस शेयर बढ़े हों, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें आती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बेटा ये रेशो क्या रह गई होगी बेटा, 0.5:1, दैट मीन्स रिड्यूस, ठीक है। और एक लास्ट है ना, इशू ऑफ बोनस शेयर, है ना, ये तो सबकी प्रॉब्लम होगी, सबकी। अब ये समझ लो बोनस शेयर क्या होते हैं। बाबू देखो दिवाली गिफ्ट देने का तरीका हर कंपनी का अलग अलग है, ठीक है ना, हर कंपनी देती है बेटा, हर कंपनी कुछ ना कुछ अपने एम्प्लॉइज को देती है, कोई कंबल बांट देता है बेटा, कोई फ्लैट दे देता है, कोई बोनस शेयर भी दे देता है। बोनस शेयर क्या होता है समझना, सबसे पहली हेडिंग लायबिलिटी साइड में हमने पढ़ी थी शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में 2 बातें पढ़ी थी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है ना बाबू।
और इसमें भी दो ही बातें होती है, क्या छोड़ दो, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दो बातें होती है। मान लो बेटा कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और रिजर्व पड़े हैं बेटा, प्रॉफिट्स पड़े हैं 20 लाख रुपए के, ठीक है बाबू भैया, लो बेटा देखना। अब बाबू कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने बोला हर एक शेयर को हम एक शेयर एज अ बोनस दे रहे हैं, यानी कि बेटा बोनस देने का तरीका 1:1, जिसके पास एक शेयर है उसको एक बोनस में, जिसके पास 2 है उसको 2 बोनस में, जिसके पास 10 है 10 बोनस में, जिसके पास 50 है 50 बोनस में दे रहे हैं। यानी कि ये शेयर कैपिटल अब 10 की जगह 20 लाख हो जाएगी, क्योंकि हम 1:1 का बोनस दे रहे हैं। आपकी शेयर कैपिटल पहले 10 लाख थी, अब 20 लाख हो जाएगी। बेटा फिर बोनस का क्या मतलब हुआ, क्या मैं लोगों से कैश पैसे ले रहा हूं 10 लाख तब दे रहा हूं बेटा उनको शेयर? नहीं, बोनस का मतलब है बेटा फ्री दे रहा हूं। तो फ्री कहां से दोगे बेटा? ऑब्वियस बात है आप अपना प्रॉफिट कम करोगे, ठीक है ना, तब फ्री दे रहे हो। तो आप क्या करोगे बेटा, सिंपली आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस को 10 लाख कर दोगे और बेटा शेयर बढ़कर 20 लाख हो जाएंगे। समझ में आई? यानी कि बेटा बोनस शेयर इशू करने से क्या होता है, आपके प्रॉफिट कम होते हैं और बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। ये होता है बेटा बोनस शेयर इशू करने से बेटा। यानी कि बोनस शेयर देने से क्या होता है बेटा, आपके प्रॉफिट कम होते हैं। बोनस का मतलब यही है, फ्री है ये। अगर आपने कैश ले लिया और शेयर दे दिए, फिर वर्ड बोनस क्यों लिखा बेटा? बोनस का मतलब है बेटा आपने अपने प्रॉफिट्स को कम करा, इनडायरेक्टली आपने प्रॉफिट शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉफिट बांट दिए बेटा शेयर होल्डर को, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, बोनस शेयर इशू करने से क्या फर्क पड़ेगा बेटा डेट इक्विटी रेशियो पे? कुछ भी नहीं बेटा, क्योंकि ये दोनों इक्विटी का ही पार्ट है। इक्विटी ही बाबू, रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो गए, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई, क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। समझ आई बात? ओके बात, चलो जी बेटा अब बताओ कोई प्रॉब्लम। अच्छा क्या कह रही थी, 9th और 10th पार्ट बेटा यही बोल रही थी ना? लो सामने देखना बाबू, 9th पार्ट कहता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट प्रॉफिट, यही है ना। देख बाबू, फिक्स्ड एसेट्स बेची आपने, मान ली 1 लाख रुपए की फिक्स्ड एसेट्स आपने बेच दी, फिक्स्ड एसेट्स चली गई, 1,05,000 रुपए का कैश आ गया, ठीक है, प्रॉफिट में बेची ना, 1,05,000 रुपए का कैश आ गया, 5,000 का प्रॉफिट है। बाबू देख 3 चीजों पे फर्क पड़ा, फिक्स्ड एसेट्स गई, कैश आया और प्रॉफिट आया, यही हुआ ना बिजनेस में बेटा। फिक्स्ड एसेट्स का डेट या इक्विटी से क्या लेना देना, कैश का डेट या इक्विटी से क्या लेना देना, लेकिन प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी में 3 चीजें आती हैं बेटा, क्या 3 चीजें आती हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स सारे प्रॉफिट्स, ठीक है ना। तो बेटा मेरा मानना तो यह, जो भी फिगर एज्यूम करोगे उससे क्या होगा बेटा, मेरा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। लो बेटा मैं बोलता हूं जो भी अमाउंट आप एज्यूम करोगे डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन इजी रखने के लिए 1 लाख ही एज्यूम कर लो, 1 लाख के प्रॉफिट पर बेची बेटा फिक्स्ड एसेट्स। बेटा प्रॉफिट से क्या होगा, मेरा इक्विटी बढ़ जाएगी बेटा, ये रेशो आ जाएगी 1:1, दैट सिंपली मींस रेशो विल रिड्यूस। ऐसे ही लॉसेस होंगे तो बेटा यहां से माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना बाबू। अब बढ़ूं आगे बाबू, इलस्ट्रेशन नंबर 41 निकालो बहुत जल्दी से। क्वेश्चन कमाल है, ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, बहुत ही अच्छा। बाबू आप पढ़ रहे हो, फटाफट से रीड करना एक बार। इलस्ट्रेशन कहता है कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी का फॉर्मूला होता है बेटा इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशो इफ द टोटल एसेट्स टू डेट रेशो इज 2:1, डेट दिया हुआ है 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ द डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 10 लाख एंड द रेट ऑफ टैक्सेस 40%। तो बेटा ऐसे इसने मुझे बहुत सारी चीजें दे दी। तो बाबू देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं बाबू क्या कहता है ये प्रोप्राइटरी रेशो। लो मुझे बस बता देना क्या क्या गिवन है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 41
मुझे कैलकुलेट करना है प्रोपराइटरी रेशो जो कि मुझे दिया हुआ है। बाबू प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, ऐसा ही है। मुझे गिवन है बेटा टोटल एसेट्स टू डेट रेशो इज 2:1, ऐसा ही है। और बेटा मुझे डेट गिवन है 5 लाख रुपए के, ऐसा ही है ना। तो बेटा अगर मुझे डेट गिवन है 5 लाख रुपए की, क्या बेटा टोटल एसेट्स कैलकुलेट हो गई? सिंपल, टोटल एसेट्स कैलकुलेट हो गई 10 लाख, यानी कि बेटा डिनोमिनेटर तो कैलकुलेट हो गया बेटा 10 लाख रुपए। ठीक है जी, इक्विटी निकालना है मुझे। इक्विटी इंक्लूड्स 3 थिंग्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। लो बेटा सामने देखना, इसने आपको ये भी बताया, शायद इसने ऐसे लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट, ऐसे ही बोला ना। लो इधर देखना, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स, 0.5 को आधा लिख लूं, 0.5 का मतलब करता है 1/2, हाफ ऑफ डेट, यही तो बोला, हाफ ऑफ डेट। डेट गिवन भी तो था क्वेश्चन में 5 लाख रुपए, ऐसे ही था ना। लो बेटा, यानी कि बेटा इक्विटी शेयर कितने आ गई? 2.5 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दी हुई है इसने आपको, इसने बोला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% है, यानी कि बेटा 62500। ये कैलकुलेशन करने जानते हो आप? ये मैंने बताया, कभी बताया आपको शॉर्टकट? ये तो पता होगा वैसे, 25 इंटू 25, 35 इंटू 35, कभी नहीं बताया? अरे लो, कभी भी ध्यान रख लो बेटा, कभी भी ऐसी फिगर की कैलकुलेशन करनी हो जिसके आखिरी में 5 और दोनों सेम फिगर हो, इनकी कैलकुलेशन कितनी स्पीडी होती है समझना। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, आखिरी में तो हमेशा 25 आएगा, ठीक है ना बाबू। एक प्लस कर दो, 2 था ना, 3 कर दिया मैंने, 2 इंटू 3 6 बाबू, आखिरी में तो 25 ही आएगा, 3 की जगह 4 कर दो, 12 25, 45 की मल्टीप्लाई 25, 20 25, ऐसे ही चलता है हमेशा। चलो खैर छोड़ो, लो ये हो गया बाबू। इसके अलावा मुझे क्या ऐड करना है? मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करने हैं, यानी कि सारे प्रॉफिट्स। अब बड़े काम की बात बाबू, इसने आपको दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, टैक्स से पहले प्रॉफिट है 10 लाख, टैक्स का रेट है 40%। बेटा टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। आप सोचो, एसपीएल का फॉर्मेट बनाते थे, सबसे लास्ट आइटम क्या होती थी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ये जो प्रॉफिट आता है ये जाता है बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो बेटा प्रॉफिट क्या है आपके पास? 10 लाख बिफोर टैक्सेस है, 40% टैक्स का रेट है, यानी कि 4 लाख का टैक्स, तो आफ्टर टैक्सेस कितना है? 6 लाख, ऐसे ही आया ना। तो बाबू ये तीनों प्लस करके मेरे पास क्या आएगी? ये तीनों प्लस करके मेरे पास इक्विटी आएगी, शायद ये आ रही है 912500, ठीक है ना। तो ये रेशो आएगी 0.9125:1। क्लियर जी? चलो जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 40 देखता हूं, बताता हूं कौन सा बढ़िया कर देता हूं एक आध आपके लिए। और इलस्ट्रेशन नंबर 42, ये तो निहायती तुच्छ है बेटा। 43, 44 बढ़िया आएगी आपके लिए, छोड़ देता हूं। इलस्ट्रेशन बाकी ऐसे है नहीं इसमें, 43 में भी कुछ, बस बाकी कर लेना। आपने क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 34 to 44 जो भी मैंने छोड़ दिया, मैंने 41 कर दिया, इसका क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। एक्सेप्ट इलस्ट्रेशन 41, उसकी जगह आपने करना है क्वेश्चन 41, ठीक है जी। ये होमवर्क करना बेटा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।